Good morning everyone. Welcome to अनंत IAS और आज 31 जनवरी का एनुअल डिस्कशन द हिंदू का हम शुरू करेंगे जिसमें हम मेन आर्टिकल्स देख लेते हैं। तो आज है वाटर व्यूज जिसमें हम इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में कुछ एस्पेक्ट को समझेंगे। उसके बाद टास्क फॉर इंडियाज मिलेट रिवॉल्यूशन जो इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया गया है उसके हवाले से कुछ चीजें सुझाई जा रही है उनको देखेंगे। अ प्रॉब्लम ऑफ साइंस एट पद्मा अवार्ड साइंस को लेकर के कुछ इश्यूज हैं कि इनको किस कैटेगरी में रखना चाहिए या फिर कैटेगरी के साथ साथ उनको वैलिडेट क्या करना चाहिए जो अवार्ड्स होते हैं साइंस के और कई और चीजें हैं उनको देखेंगे। एंड द रीसेंट वेव ऑफ टेक ले अभी जो ले ऑफ चल रहा है उसको उसके हवाले से एक पिक्टोरल प्रेजेंटेशन है, साथ ही साथ कुछ चीजें समझने लायक है आईटी सेक्टर की। और आर वेल्दी इंडिविजुअल्स रिपोर्टिंग द इनकम इसको लेकर के जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट थी उसके हवाले से एक और रिसर्च स्टडी करी गई है। उसकी कुछ फैक्चुअल चीजें हैं जो हमारे जीएस की काफी एस्पेक्ट को कवर करती हैं, उनको हम आज समझेंगे। सो वाटर व्यूज में कह रहे हैं कि ओपनिंग अप द इंटायर इंडस वाटर ट्रीटी कुड कम विद इट्स चैलेंजेस। हम जानते हैं कि अभी हाल ही में इंडिया ने पाकिस्तान को इस ट्रीटी को मॉडिफाई करने के लिए एक लेटर लिखा है ना। समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि किशन गंगा और रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो किशन गंगा प्रोजेक्ट और रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे पाकिस्तान समय समय पे ऑब्जेक्शन उठाता रहा है और ये सारी चीजें 2015 से बिल्डअप हो गई थी। इंडिया इस बारे में अवेयर था क्योंकि कई बार वो वर्ल्ड बैंक को रिपोर्ट कर चुका है। वर्ल्ड बैंक के साथ साथ हेग में भी जो आर्बिट्रेशन कोर्ट है उसको भी रिपोर्ट कर चुका है और समय समय में चीजें उठाता रहा है। और इस स्टेप लिया है जो फाइनली वो अब हेग चला गया है फिर से उन चीजों को लेकर के, तो इंडिया ने उसको नागवारा गुजारते हुए ये बोला कि हम लेटर लिख रहे हैं फाइनली, अब आप इसमें करेक्शन की जरूरत है। तो इसको शुरू करने से कोई नया डिस्प्यूट ना शुरू हो जाए इस मामले से आर्टिकल को लिखा गया है। Now, India has objected to its sequencing as it believes that each step should be fully exhausted. अब इंडिया क्या चाहता है कि हर ऑप्शन अच्छी तरह से एग्जॉस्ट हो जाए और हमको पता हो कि आगे क्या होना है, क्योंकि ऐसे घड़ी घड़ी मतलब घड़ी घड़ी का मतलब हमेशा ही उस चीज को डिस्प्यूट के हवाले के सेंटर में आने से चीजें खराब ज्यादा हो जाती हैं। Now, while India was able to prevail over the World Bank to pause the process in 2016, में 2015 में मैं कह रही हूँ 15 से ही चीजें खराब हुई कुछ हद तक, इसमें इंडिया ने प्रिवेल भी किया वर्ल्ड बैंक को प्रोसेस को जो वर्ल्ड बैंक को प्रिवेल किया इस मामले में कि वो जो डिसीजन था जो डिसीजन रहा वो इंडिया के सपोर्ट में ही रहा। एंड पाकिस्तान परसिस्टेड एंड सिंस मार्च 22 द वर्ल्ड बैंक हैज अग्रीड टू हैव बोथ अ न्यूट्रल एक्सपर्ट, और वर्ल्ड बैंक ने न्यूट्रल एक्सपर्ट एनी को अपॉइंट कर दिया कि अब जो आपकी सुनवाइयां हुआ करेंगी उसमें जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में उसमें न्यूट्रल एक्सपर्ट बैठेगा और उस हिसाब से आपकी जो प्रोसीडिंग्स आगे होंगी। इसके अलावा भी जो इंडस वाटर ट्रीटी के बीच में जो कमीशन बनाया गया था उसमें भी टाइम टू टाइम से बैठने का डिस्कशन का माध्यम जरिया बनाया गया था, पर उरी अटैक के बाद से इसके ऊपर जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको उसको बॉयकॉट किया उस कमीशन को, क्योंकि उसके पहले उरी अटैक हो चुका था। नाउ द पॉइंट इज दिस कि अब जो घटनाक्रम चल रहा है जिसमें फिलहाल के लिए जो प्रोसीडिंग चालू हुई थी लास्ट फ्राइडे हेग में, उसको इंडिया ने बॉयकॉट किया क्योंकि वो कह रहे हैं कि इंडियाज एक्यूजेशंस अगेंस्ट पाकिस्तान में बी वैलिड given that Islamabad has failed to provide material evidence of two of projects hampering its water supply। जो बात कह रहे हैं कि आप जो इतनी हाइट का प्रोजेक्ट उसमें बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं, उससे हमारे इलाके में फ्लड आ सकती है और पानी का कॉन्सेंट्रेशन आप कर रहे हैं, उसका कोई प्रूफ नहीं दे पाया। साथ ही साथ टू बिगिन विद द इंडस वाटर ट्रीटी दैट डिसाइडेड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 6 ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस और सिंधु बिटवीन द टू नेशंस लुक नियरली अ डेकेड टू नेगोशिएट ओरिजिनली बिफोर इट्स साइनिंग इन 1960। और दो चीजें पर डिवाइड हुआ था कि नदियों का बंटवारा, साथ ही साथ जो रनिंग वाटर है उसके ऊपर इंडिया को कंजर्वेशन करने के बजाय रनिंग वाटर यूज का एक पॉइंट उसमें लिखा हुआ है इस ट्रीटी में, रनिंग वाटर यूज कर सकता है इंडिया। उसको भी पाकिस्तान एक्सेप्ट करने से और उसके ऊपर उसको किनारे करके उसके ऊपर एलिगेशन लगाने से बाज नहीं आया है। तो कह रहे हैं कि इन एडिशन if India and Pakistan have not been able to solve issue over one case in this commission over 16 years, so अब कह रहे हैं कि what guarantees are that they can negotiate whole treaty। मतलब अभी तक 16 सालों में नहीं हो पाया, अब क्या होगा। और अगर ये चीज अब क्योंकि लेटर लिख ही दिया है तो एक नया तरीके का इंडिया पाकिस्तान कन्फ्रंटेशन ना चालू हो जाए, क्योंकि
1960 से लेकर के अभी तक काफी बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने इस पे ऑब्जेक्शन उठाया है। तो प्री के पर्पस से तो मैं इस आर्टिकल को ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। कल का ही मेरा न्यूज डिस्कशन है, उसके पहले भी आप उसे गो थ्रू कर सकते हैं। प्री के पर्पस से काफी कंटेंट है इसमें, जिसमें आप ज्योग्राफी वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ जो रिवर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रेनेज सिस्टम है वो भी इंपॉर्टेंट है। और मेंस के पर्पस से तो ये क्वेश्चन पहले पूछा भी जा चुका है और इम्पोर्टेंट है ही। तो आप इसको GS 1 में और कुछ पार्ट इसका GS 2 में, GS 3 में काफी मीन्स के क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टास्क फॉर इंडियाज मिलेट रिवॉल्यूशन, इसमें वो कह रहे हैं जो ये आर्टिकल लिखा है मधुरा स्वामीनाथन ने लिखा है, प्रोफेसर है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की और चेयरपर्सन है MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की, MSSRF इसका फुल शॉर्ट फॉर्म है। देखते क्या कह रही है। देयर आर लेसन फ्रॉम तमिलनाडु टू हेल्प मेक मिलेट कल्टिवेशन प्रॉफिटेबल। तो कुछ लेसन हैं जो तमिलनाडु सीखने चाहिए। कोली एक जगह है जहाँ पे उन्होंने रिसर्च किया, जहाँ पे उसके रिजल्ट्स हमारे साथ शेयर करना चाह रही, कोली हिल्स की बात कर रहे हैं, उसको शेयर करना चाह रही हैं। तो वो कह रही है कि फाओ ने मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। ना मिलेट्स अब कुछ फैक्चुअल चीजें हैं जो प्री के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, और जो रिसर्च बता रही है तमिलनाडु वाला वो मेंस के पर्पज से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ना मिलेट्स हैव स्पेशल न्यूट्रिटिव प्रॉपर्टीज, उसमें कुछ खास प्रॉपर्टीज है मिलेट्स की। दे आर हाई इन प्रोटीन, उसमें डाइटरी फाइबर होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं काफी अच्छी मात्रा में, जिससे एंड स्पेशल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो ड्रॉट रेजिस्टेंस है और सुटेबल फॉर सेमी एरिड रीजन्स के लिए काफी अच्छा होता है। ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ हमारे स्वास्थ्य वर्धक भी होता है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फाइबर है, प्रोटीन है, वो प्रचुर मात्रा में होता है, जो हम सबके खाने पाचन के लिए भी ठीक है और साथ ही साथ हमारी मिट्टी के लिए भी सही है, क्योंकि ड्रॉट रेजिस्टेंस होता है उसके अंदर। सूखा सूखा पड़ने वाले इलाकों के लिए काफी अच्छा है। अगर सूखा पड़ने वाले को नहीं, वो मिट्टी को सूखा जनित बनाता ही नहीं है ना। सेमी एरिड रीजन जहाँ पे पानी की मात्रा उतनी प्रचुर नहीं है, उसके लिए भी ये सही है। Now, if millets are good for nutrition and are climate resilient, what are then are the constraints to increase millet? अब क्योंकि ये न्यूट्रिटिव भी है और क्लाइमेट रेजिलियंट भी है, मतलब क्लाइमेट एडेप्टिव भी है, तो फिर इसको कल्टीवेट और कंजम्पशन करने में और या फिर इसको आगे बढ़ाने में क्या दिक्कतें हैं। तो वो कह रही है तमिलनाडु का एक मॉडल है, अगर उसको हम समझ लें तो इस प्रोग्राम को इंडिया लेवल पे हम अनाउंस कर सकते हैं। नाउ कुछ बैरियर्स बता रही हैं कि हमें हमारे देश में कुछ ही तरीके का मिलेट उगाया जाता है, जैसे कि वो मेजर नाम है सोगम, पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट, वाइल्ड माइनर मिलेट्स, इंक्लूड फॉक्सटेल, लिटिल मिलेट, कोडो, प्रोसो एंड बर्नयार्ड मिलेट। ये जो नाम है ना सारे, ये हमारे लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। इनकी पिक्चर्स मैंने यहाँ पे लगाए हैं ताकि आपको याद रहे। कुछ पिक्चर्स में नाम नहीं है, पर सोरगम याद रखिएगा और कोडो याद रखिएगा, फॉक्सटेल, ये मिलेट नहीं लिखा होगा, सिर्फ उनके पहले वाले नाम लिखे होंगे, हो सकता है इससे प्रीवियस सवाल ऐसे ही बन जाए ना। 19-20 में कह रहे हैं कि टोटल ऑफटेक ऑफ सीरियल्स थ्रू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमने सीरियल्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया 19-20 में ICDS और PDS के माध्यम से, वो 24 मिलियन था। अबाउट 20% चावल था उसमें, और चावल था एंड वीट वर अबाउट टू रिप्लेस, जिसमें से 20% ऑफ राइस एंड वीट को हम रिप्लेस कर सकते हैं मिलेट से। ठीक है, उन्होंने कहा ICDS और PDS के लेवल से जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ या जो नंबर्स है 19-20 के, जो 54 मिलियन टन का है, उसमें से अगर हम 20% को मिलेट से रिप्लेस कर सकें, दैट स्टेट वुड हैव टू प्रोक्योर 10.8 मिलियन टन ऑफ मिलेट। इसके लिए हमको 10.8 मिलियन टन का मिलेट प्रोक्योर करना पड़ेगा, और प्रोक्योर करने के पहले उगाना भी तो पड़ेगा, ये पहला बैरियर है। नाउ 19-20 में टोटल प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रीसेलस, इनको न्यूट्रीसेलस भी बोलते हैं, न्यूट्रीसेलस का जो प्रोडक्शन था 19-20 में, अर्लियर कॉल्ड कोर्स सेरेल्स, इनको कहा जाता है, कोर्स का मतलब मोटा अनाज, वाज 47.7 मिलियन टन, ये था। ठीक है ना। समस्या यहाँ पे ये है कि जो हमारा प्रोडक्शन है उस लेवल का नहीं है कि हम उनको रिप्लेस कर सकें गेहूं और चावल के बजाय। Now, with this production, the inclusion of millets in the PDS would only be feasible if more than 50% production were procured, an unlikely scenario। मतलब जब हम 50% तक हम सिर्फ मिलेट्स को ही उगाएंगे, तब जाकर के ये हो सकता है। करेंटली मिलेट्स आर प्रोड्यूस इन ओनली फ्यू स्टेट्स, कुछ स्टेट्स में उगाया जाता है, एंड स्टॉक्स इन द सेंट्रल पूल आर स्मॉल। और जो सेंट्रल स्टॉक है ना, जहाँ पे हम इसको एकत्र करते हैं फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो बहुत छोटा है। मई 2022 में सेंट्रल स्टॉक हैड 33 मिलियन टन ऑफ राइस एंड 31 मिलियन टन ऑफ व्हीट, बट ओनली, ध्यान दीजिएगा ये फैक्टर है, और इसके साथ ये मेंस के पर्पस इंपॉर्टेंट है कि 2022 में जो सेंट्रल स्टॉक है उसमें 33 मिलियन टन में से
सॉरी 33 मिलियन टन चावल था, 31 मिलियन टन वीट था, बट सिर्फ 4 लाख टन ही न्यूट्रीसेरल्स था या फिर कहना चाहिए मिलेट्स थे। तो इस हमारा प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट दोनों ही कम है। तो इस हालत में इंटरनेशनल मिलेट ईयर हम कैसे मना पाएंगे, उसको आगे कैसे बढ़ाएंगे ना। कुछ रियल प्रॉब्लम्स बता रही है। डिक्लाइन इन द एरिया अंडर मिलेट कल्टीवेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो एरिया है ना, जो इस इलाके का जो हमारे पूरे देश में जो एरिया है मिलेट कल्टीवेशन का, वो कम हो गया है। ठीक है, उसको बढ़ाना है। द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ मिलेट्स, और जो प्रोडक्टिविटी है मिलेट्स की, क्योंकि जगह कम है तो प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। ओवर द लास्ट डिकेड द प्रोडक्शन ऑफ सोरगम ज्वार हैज फॉलन, प्रोडक्शन ऑफ पल मिलेट बाजरा, ज्वार बाजरा आ गया, हैज स्टैग्नेटेड, एंड द प्रोडक्शन ऑफ अदर मिलेट्स इंक्लूडिंग फिंगर मिलेट रागी, मतलब सोरगम को कहते हैं ज्वार, हिंदी में भी लिखा हुआ है, पर्ल मिलेट को कहते हैं बाजरा, और फिंगर मिलेट को कहते हैं रागी। इन सबके जो प्रोडक्शन है ना वो कम हो गया है या स्टैग्नेटेड है, ठीक है, या फिर कम हो गया है। द प्रोडक्टिविटी ऑफ ज्वार एंड बाजरा हैज इंक्रीज बट ओनली मार्जिनली, मतलब ज्वार बाजरा की तो प्रोडक्टिविटी बढ़ी है पर बहुत ही मार्जिनल है, मतलब हमें इसे काफी लेवल पर ऊपर ले जाने की जरूरत है। अनलेस प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन आर इंक्रीज सब्सटेंशियली, तभी हो सकता है ये इंटरनेशनल मिलेट ईयर की जो घोषणा की गई है उसका तभी फायदा हो सकता है। नाउ अब वो कोली हिल्स का एग्जांपल दे रही हैं कि वहां पे उन्होंने काफी चीजें चेंजेस की है जिससे उनको वहां सफलता मिली। तो क्योंकि जो इलाका वेस्टर्न घाट्स का जो इलाका है जहाँ की ये बात कर रही कोली हिल्स का, वो जो है ट्राइबल इलाका है और बहुत ही करीब परिवार वहां रहते हैं, जो ज्यादातर वहां पे टेपियोका, पाइनएप्पल, कॉफी और पेपर का ही प्रोडक्शन होता था। और जैसे कि इंटरनेशनल इंडियन काउंसिल इन एग्रीकल्चर रिसर्च ने कहा कि वहां पे जो न्यूट्रीसेल्स का प्रोडक्शन कम हो रहा है उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले द रीजन फॉर अ शिफ्ट इज लैंड यूज इंक्लूड लो यील्ड्स, मतलब उस इलाके को उन्होंने ब्लॉक किया और साथ ही साथ उन्होंने इस मार्केट किया और साथ ही साथ जो लो यील्ड इलाके हैं उनको ट्रैक डाउन किया कि कहाँ पर हम इसको उगा सकते हैं। ना फर्स्ट यील्ड एनहांसमेंट, पहला जो यील्ड का मतलब प्रोडक्शन से है, यील्ड एनहांसमेंट वाज अटेम्प्टेड यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिसिपेटरी सिवेरिटी। तो उन्होंने करा क्या कि सीड्स की क्वालिटी को इम्प्रूव किया, या जो हमारे सीड बैंक्स हैं उनसे सीड्स को लिया, न्यू एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस को अपनाया एंड न्यू टेक्नोलॉजी को लिया। मतलब पहला स्टेप वही है, सीड्स अच्छे होने चाहिए, प्रैक्टिसेस सही होनी चाहिए, और साथ ही साथ हमारा जो कंजर्वेशन और रिस्टोर का मेथड है उसको भी उन्होंने चेंज किया। सो तकनीक आ गई, प्रैक्टिसेस आ गई और बीज आ गए, मतलब बीज तो चाहिए, अच्छी क्वालिटी का बीज तो आपको चाहिए ही चाहिए। फिर कह रही है कि दूसरा क्या किया उन्होंने, कस्टमाइज पोस्ट हार्वेस्ट मशीनरी का यूज किया, जिससे कि जैसे पल्वराइजर्स होते हैं, ड्रिलर्स, मतलब जो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं जो खेती जो बुआई के बाद जो कटाई के लिए यूज होते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट, तो ध्यान दीजिएगा, was introduced hand pounding millet by women for an hour yielding 2 से 3 किलो ऑफ ग्राम। मतलब जो ज्यादातर जो वहां पे जो प्रोडक्शन है ना इस इलाके में, जो मिलेट्स उगाते हैं वेस्टर्न घाट्स में, कोली हिल्स की बात कर रही है, वो ज्यादातर महिलाओं के द्वारा होता है। तो इन सब टेक्निक के द्वारा और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मदद से उन्होंने काफी ज्यादा इसका प्रोडक्शन किया और काफी चीज, और उन्होंने जिसको काफी प्रोक्योरमेंट भी कर पाए क्योंकि प्रोडक्शन अच्छा हो गया। तीसरा क्या था कि उन्होंने कोली हिल्स एग्रो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन फेडरेशन एक बना दिया, सी इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, जिससे क्या हुआ कि हम वहाँ की उनको लोगों को ट्रेनिंग दे पाए और साथ ही साथ उन एक्टिविटीज को भी देख पाए कि जो उसमें वैल्यू एडिशन करती हो, जैसे कि हमारी जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, जैसे दूध के लिए है सोसाइटीज बनी होती हैं, साथ ही साथ मिलेट्स की सोसाइटीज भी हम बना सकते हैं, जिससे कि हम वहाँ स्पेसिफिक इलाकों में और ब्लॉकों में अवेयरनेस को फैला सकें, ट्रेनिंग दे सकें और उन लोगों से प्रोडक्शन ले सकें। फिर कह रही है इससे क्या हुआ, यील्ड बढ़ गया, मतलब प्रोडक्शन बढ़ गया, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस से इंटरक्रॉपिंग भी जरूरी है। इंटरक्रॉपिंग मतलब एक क्रॉप दूसरी क्रॉप में चेंजेस, सो वो करने से हमें उनकी इनकम में इम्प्रूवमेंट हुआ, जो वहाँ के किसान हैं और जो वहाँ की महिलाएं हैं जो प्रोडक्शन करती हैं मिलेट का, साथ ही साथ मिलेट फार्म, उसके साथ ही साथ आस पास की जो और भी चीजें कनेक्टेड हैं इस चीजों से, बोलने में सुधार देखा गया। नंबर ऑफ प्राइवेट मिल्स विद कस्टमाइज्ड ज्वेलर्स एंड पल्वराइजर्स हैज राइजन, और प्राइवेट मिल्स जो थी जो ये बनाती हैं ये इक्विपमेंट्स, उनमें भी बढ़ोतरी हुई और साथ ही साथ कृषि विज्ञान केंद्र भी खोल ले गए तमिलनाडु में। तो मतलब पूरा तरीके का उन्होंने एक रिफॉर्मेशन किया सिस्टम तरीके का जगह का, और इससे उनको काफी फायदा मिला। कुछ चीजें और भी कह रही है कि हमें इकोनॉमिक इश्यूज को भी देखना है। इकोनॉमिक इशू का मतलब है कि आज के समय में द मोस्ट डिफिकल्ट आउटकम टू मेजर आर चेंजेस क्या है, कंजम्पशन में करने हैं, न्यूट्रिशन में करने हैं। क्योंकि आप देखिए रैपिड सैंपल सर्वे किससे कहता है
कि एक सैंपल सर्वे कहता है कि दैट पर्सन्स ऑफ ऑल एजेस एट मिलेट फॉर 9 days पर मंथ, मतलब सिर्फ महीने के 9 दिन ही मिलेट्स खाते हैं लोग। और 15 साल पहले अ डिफरेंट स्टडी शोड दैट 39% ऑफ हाउस होल्ड कंज्यूम मिलेट्स रेगुलरली। पहले जो मिलेट्स थे, जो हम मोटा अनाज थे, ये मिलेट्स कह सकते हैं या सीरियल्स कह सकते हैं, वो हम ज्यादा खाते थे पहले और अब कम कम खाते हैं। तो जब कंजम्पशन कम है तो प्रोडक्शन भी कम है। आज की डेट में आप देखें तो वीट और राइस का ही कंजम्पशन ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि आप ध्यान दीजिए कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद ज्यादातर चावल और गेहूं के प्रोडक्शन पे ही ध्यान दिया गया और इसीलिए उसका उसका प्रोडक्शन भी बढ़ता चला जा रहा है। तो 60 से लेकर अभी तक अगर आप देखें 2022-23 में हम लोग खड़े हैं, ज्यादातर वीट और राइस का ही कंजम्पशन होता है पूरे की पूरे देश में, अधिकतर चावल और गेहूं। तो जब कंजम्पशन के लोग मांग ही रहे हैं तो फिर आप मिलेट्स का कंजम्पशन कैसे बढ़ाओगे? तो हमको अपने कंजम्पशन और अपने न्यूट्रिशन लेवल्स को सुधारने की भी जरूरत है, हमें चेंज लाने की जरूरत है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को क्या करना चाहिए? नोटेबली कर्नाटका और ओडिशा हैव इनिशिएटेड मिलेट्स मिशन, और मतलब ओडिशा और कर्नाटका में मिलेट मिशन को शुरू किया गया है। उसी तरीके से हमें भी जो और उत्तर भारत के जो इलाके हैं या दक्षिण के जो इलाके हैं वहां पर भी हमको एडिक्वेट पब्लिक सपोर्ट चाहिए मिलेट कल्टीवेशन में, जो प्रॉफिटेबल बन सके। पीडीएस सिस्टम को अच्छा इम्प्रूव करना है, साथ ही साथ लोगों को जागरूक भी बनाना है ताकि वाइडर सेक्शन को पॉपुलेशन को ट्रैक किया जा सके। ये था हमारा सेकेंड आर्टिकल। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड आर्टिकल में, अ प्रॉब्लम ऑफ साइंस एट द पद्मा अवार्ड्स। ये आर्टिकल कुछ चीजें हाईलाइट कर रहा समझते हैं। बिफोर कन्फरिंग एनी पद्मा अवार्ड इन द साइंस एंड इंजीनियरिंग कैटेगरी, मतलब किसी भी पद्मा अवार्ड को कन्फर करना साइंस एंड इंजीनियरिंग कैटेगरी में, द गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर अ क्लेम हैज बीन साइंटिफिकली वैलिडेटेड, मतलब कि वो साइंटिफिकली वैलिडेट करता है जो क्लेम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये साइंस और इंजीनियरिंग में धमाका मचा दे कोई भी क्लेम, कोई भी रिसर्च आप कह सकते हो जिसको आप अवार्ड देते हो पद्मा अवार्ड में, पर उसको साइंटिफिकली वैलिडेट करना जरूरी है। Since the government of India began conferring the Padma Awards in 1955, the work of laureates in the science and engineering category has most often been related to, जब से 1955 से जब ये अवार्ड दिए जा रहे हैं तो मेजर कैटेगरीज होती हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है, मटेरियल साइंस है, मेटलर्जी है, एरोनॉटिक्स है, स्पेस साइंस है, मतलब सारी कैटेगरीज बता रहे हैं। साइंटिफिक वर्क इन दीज फील्ड्स इज टिपिकली आइडेंटिफाइड बाय साइंटिफिक पेपर, और जो इन इलाकों में, इन क्षेत्रों में जो ये अवार्ड दिया जाता है उनको साइंटिफिक पेपर से आइडेंटिफाई किया जाता है। बट प्लांट ब्रीडिंग में बी अ नोटेबल एक्सेप्शन, पर जो प्लांट ब्रीडिंग है ध्यान दीजिएगा उसमें ऐसा कोई भी, ये एक एक्सेप्शन है सिर्फ प्लांट ब्रीडिंग में कि उनकी साइंटिफिक पेपर्स के बजाय उनको आप ऐसे भी रिकॉग्नाइज कर सकते हो, लेकिन ये कह रहे हैं कि आप उसको वैलिडेट करना मत भूलिए, वैलिडेट जरूर करिए अगर कोई इस बात को क्लेम कर रहा है तो, ठीक है। द परसेप्शन क्या है साइंस का? साइंस इज डिस्टिंग्विश इन प्रैक्टिस बाय फॉलोइंग द साइंटिफिक मेथड एंड द रिचुअल्स ऑफ एकेडमिक पब्लिशिंग अमंग अदर थिंग्स। कह रहे हैं कि साइंस डिस्टिंग्विश करती है प्रैक्टिस बाय फॉलोइंग द साइंटिफिक मेथड, कि आप प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते हुए, एंड द रिचुअल्स क्या है एकेडमिक पब्लिशिंग के। ये है परसेप्शन ऑफ साइंस। बट इट्स सोशल आइडेंटिटी इज ऑफ एन एक्टिविटी दैट ओनली अ हाईली स्पेसिफिकली ट्रेन्ड ग्रुप ऑफ पीपल इज अलाउड टू प्रैक्टिस। बट द पॉइंट इज दिस कि सोशल आइडेंटिटी लेने के लिए सामाजिक तौर पे किसी भी चीज पर साइंस का परसेप्शन ये कहता है कि जो बहुत ही एक्सपीरियंस लोग हैं, जो इस ऑलरेडी ट्रेंड हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, उन्हीं की सोशल आइडेंटिटी को डिस्क्लोज किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, whose language and text are unintelligible to the people at large, जिनकी भाषा, जिनकी समझ बहुत कम लोगों को होती है, and whose findings are presumed to be implicitly superior to knowledge and isn't uncovered and organized by the same rules। अच्छा, तो इस आर्टिकल में हाईलाइट क्या हो रहा है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपके प्री के पर्पस से तो फैक्चुअल चीजें इसमें ज्यादा नहीं है, लेकिन मेन से पर्पस से ये है कि वो क्या चीजें हैं जिनको हम ओवरराइड नहीं कर सकते किसी को पद्मा अवार्ड्स देने में। और ये मेंस के पर्पस से शायद इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये अगर इशू उठाया जा रहा है आर्टिकल में तो और भी चीजें हैं जो ये आगे मेंशन कर रहे हैं, उस पर सवाल मेंस में क्रिएट हो सकता है। कभी कभी ये सवाल आते भी हैं जो हमने कभी सोचे ना हो। नाउ सक्सेसफुली, अब वो कह रहे हैं क्योंकि वैलिडेट करना जरूरी है और ये उन्हीं लोगों के द्वारा हो सकता है जो ट्रेंड हो, जिनकी भाषा दूसरों से अलग हो,
और उनको प्लांट ब्रीडिंग जो एक्सेप्शन दे रहे हैं, प्लांट ब्रीडिंग को एक्सेप्शन भी दिया जाता है साइंटिफिक पेपर ना छपने की वजह से। ना सक्सेसफुल प्लांट ब्रीडर्स डिफाई द लेटर बट दे ऑल्सो डिविएट फ्रॉम द फॉर्मर्स। वो कह रहे हैं कि परहैप्स दे शुड बी रिवॉर्डेड अंडर अ कैटेगरी कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड सीड्स, और कह रहे हैं कि इनको जो प्लांट ब्रीडिंग वाला जो टॉपिक है उनको आप एग्रीकल्चर और सीड्स में अवॉर्ड कर सकते हो सेपरेट फ्रॉम साइंस एंड इंजीनियरिंग, एंड इफ ओनली टू इंडिकेट अ सक्सेस इन क्वेश्चन मे नॉट बी साइंटिफिक सक्सेस पर से। और हो सकता है कि वो साइंटिफिक सक्सेस ना भी हो, लेकिन फिर भी रिचुअल्स के हिसाब से, साइंटिफिक परसेप्शन के हिसाब से, पेपर्स के हिसाब से वो सक्सेस ना भी हो, बट अगर आप किसी को प्लांट ब्रीडिंग में या एग्रीकल्चर एक्सपोजर में देना चाहते हो अवार्ड, तो आप उन्हें एग्रीकल्चर और सीड्स में एक कैटेगरी बना करके दे सकते हो। और इससे क्या होगा, इफ ओनली टू इंडिकेट दैट अ सक्सेस इन क्वेश्चन मे नॉट बी साइंटिफिक सक्सेस। वो जरूरत नहीं है कि साइंटिफिक सक्सेस हो, लेकिन कोई रिमार्केबल काम किसी ने अगर किया है तो आप उसको वैलिडेट करके उस कैटेगरी में अवार्ड दे सकते हो। मतलब एक सवाल है ही उठा रहे हैं कि ऐसा हुआ है, तभी वो उस क्वेश्चन को रेज कर रहे हैं। मतलब वर्क ऑफ टू रिसिपिएंट्स ऑफ दिस ईयर्स पद्मा अवार्ड, दो रिसिपिएंट्स की बात कर रहे हैं, शोज दैट वी व्हाट कैन हैपन व्हेन वी टेक द लैक ऑफ अडेरेंस टू साइंस रिचुअल्स टू एन एक्सट्रीम। और हम जब साइंस के रिचुअल्स को एक्सट्रीम पे ले जाए, नहीं ले जाते हैं, तो एक्सट्रीम पे देखिए तो क्या हुआ कि चेरुवयाल के रमन का नाम ले रहे हैं, वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री फॉर हैविंग कंजर्व्ड मोर देन 50 राइस वेराइटीज ऑन अ मॉडेस्ट फार्म इन वायनाड। इनको पद्मा अवार्ड मिला इस वजह से कि उन्होंने 50 चावल की वेराइटीज को कंजर्व किया था वायनाड में। ही वॉजंट फॉर्मली ट्रेन्ड एज ए बॉटनिस्ट और अ साइंटिस्ट। उनको पहले से ट्रेनिंग नहीं थी कोई भी, ना साइंटिस्ट की और ना ही बॉटनिस्ट की तरह। नॉट डज ही अपीयर टू हैव पब्लिश साइंटिफिक पेपर, और कोई साइंटिफिक पेपर ही पब्लिश नहीं किया इन्होंने। येट रमन हैज बिन रिकॉग्नाइज्ड फॉर कंजर्विंग प्लांट एग्रो बायोडाइवर्सिटी, और उनको रिकॉग्नाइज किया गया कंजर्वर एज ए प्लांट एग्रो बायोडाइवर्सिटी सेक्शन में, एंड फॉर प्रिजर्विंग सीड्स वेराइटीज दैट कुड स्ट्रेंथन इंडियाज फूड सिक्योरिटी इन द फेस ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस। और इतने बड़े लेवल पे उनको रिकॉग्नाइज किया गया कि फूड सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करता है इन द फेस ऑफ क्लाइमेट चेंज के समय पे। Now, but then what explains the Padma Shri in science and engineering for Khader Velu Dadukelu? उन्होंने बोला कि इनका जो इनको दिया गया उनकी कैटेगरी पे पूछ रहे हैं, और दूसरा नाम ले रहे हैं खादेर वाली दूधे कुला का। इन्होंने क्या किया, साइंस और इंजीनियरिंग में अवार्ड मिला। हैज बीन क्रेडिटेड विद पॉपुलराइजिंग द डाइटरी बेनिफिट्स ऑफ मिलेट्स, बट दिस हिज प्रिस्क्रिप्शंस आल्सो इंक्लूड साइंटिफिकली डूबियस एलिमेंट्स सच एज होम्योपैथी। तो वो कह रहे हैं कि इनको भी जो रिकॉग्निशन दिया गया है वो साइंस और इंजीनियरिंग कैटेगरी में दिया गया, जो कुछ एलिमेंट्स इनकी होम्योपैथी के भी हैं उसमें, इनकी स्टडी में। कंज्यूमिंग मिलेट्स टू प्रिवेंट और क्योर वेरियस कैंसर्स, डायबिटीज एंड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, एंड अवॉइडिंग द कंजम्पशन ऑफ मिल्क, एग्स एंड नॉन वेजिटेरियन फूड्स। ये कह रहे हैं कि इन्होंने पॉपुलराइज किया, इनको क्रेडिट मिलता है डाइटरी बेनिफिट्स, मिलेट्स की डाइटरी बेनिफिट्स बताने में, और कुछ पॉइंट्स इनकी होम्योपैथी के भी हैं जो कहते हैं कि मिलेट्स को कंज्यूम करने में कैंसर और काफी चीजों और बीमारियों का अंदेशा नहीं होता। अब वो कह रहे हैं, सवाल क्या है, लाइक मिस्टर रमन एंड Dudekula doesn't appear to have published any scientific papers demonstrating the efficacy of these claims। बस यही इस आर्टिकल का मेन जिस्ट है कि आप जब भी वो क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार को, इससे क्या जो मिसट्रस्ट क्रिएट होता है उसको आप ना क्रिएट करें, और जब भी किसी को पद्मा अवार्ड दें तो साइंस एंड इंजीनियरिंग कैटेगरी में देने के बजाय अलग कैटेगरी बना सकते हो। साथ ही साथ आप उन्हें वैलिडेट भी करिए ताकि पता चले कि उनका जो रिसर्च है वो प्रूवन है भी या नहीं। नेक्स्ट आर्टिकल है द रीसेंट वेव ऑफ टेक ले ऑफ। हम सब देख रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में आता रहता है कि अमेजोन ने ले ऑफ किया, गूगल ने ले ऑफ किया, फेसबुक ने ले ऑफ किया। अब उसमें IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने भी आकर के हाथ धोने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी ले ऑफ कर रहे हैं। अच्छा, इस आर्टिकल को आप पूरा पढ़ सकते हो, पर मेजर पॉइंट्स पे हम ध्यान देंगे। जिस्ट कहता है, जिससे हम पूरा आर्टिकल समझेंगे, टेक्नोलॉजी जायंट्स अल्फाबेट, Amazon, Meta and Microsoft had announced the slashing of thousands from their workforce in the last couple of months। ठीक है, ये न्यूज है, और इसको कहते हैं मिड लाइफ क्राइसिस। मतलब ध्यान दीजिएगा, मिड लाइफ क्राइसिस का मतलब है कि कंपनी बंद नहीं हो रही, कंपनी शट डाउन नहीं हो रही है, बट ग्रोथ एस्पेक्ट में आकर के उन्होंने स्पेसिफिक टाइम पे जो हायरिंग करी उन लोगों को ले ऑफ किया जा रहा है। तो मिड लाइफ, आधी जिंदगी, ध्यान दीजिएगा, कंपनियां बंद नहीं हो रही हैं, पर उन्होंने बूम समझ करके जो लोगों को हायर किया उनको ले ऑफ किया जा रहा है। इसे कहते हैं मिड लाइफ क्राइसिस। Now, as per some industry insiders, between 30 to 40% of those laid off are Indian IT professionals। उसमें 30 से 40% लोग इंडियंस हैं।
A sizable number of them are now scrambling for open options to stay in the US, क्योंकि उनके पास HB और L1 वीजा है, तो वीजा का लिमिटेशन कम समय के लिए होता है। और कुछ कंपनियां तभी वीजा देती हैं जब वो किसी को अपने काम के लिए बाहर भेजती हैं, तो उसमें से कुछ लोग अभी यूएस में स्टे करने की सोच रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो एक समस्या ये आ गई है, क्योंकि 30 से 40% लोग इंडियंस हैं, तो उनके लिए वीजा वाला समस्या है। द एडवेंट ऑफ द कोरोना वायरस पेंडेमिक ब्रॉट along rapid growth for the tech sector as work because increasingly remote e-commerce। हुआ क्या था कि पेंडेमिक के समय इन कंपनी से बड़ा जो है वो किया था, हायरिंग करी थी, ये समझ करके कि रिमोट और ई कॉमर्स बढ़ेगा और आगे समय पे इनको जो हायरिंग है ये काम देगी। ठीक है, वो तो काफी सारी कंपनी साथ हुआ ही, नेचुरल था ना। ई कॉमर्स ग्रू अमिड लॉकडाउन एंड हाउस बॉन्ड्स, पीपल स्पेंड मोर एंड मोर टाइम ऑनलाइन। ऑनलाइन के चक्कर में उन्होंने हायरिंग करी थी। राइडिंग ऑन द एक्सेलरेटिंग ग्रोथ, बिग टेक कंपनीज एंड इवन स्मॉल ones went on a hiring spree from the start of the pandemic। और अब जबकि सब कुछ फिर से नॉर्मल हो रहा है, तो इस और स्लो डाउन की सिचुएशन भी बन रही है पेंडेमिक के बाद वाली, जिसको हम समझ रहे हैं। अगर आप लोग न्यूज पढ़ते हैं, मेरे वीडियोस को ध्यान से देखते हैं, तो आप समझ गए होंगे क्या बात हो रही है। जो स्लो डाउन चल रहा है, जो विदेशों में अकाउंट भी हो रहा है, उसको चलते सीईओज या कंपनीज जो है वो इसको एक अपने लिए एक सिक्योर पाथ की तरह लोगों को ले ऑफ कर रही हैं, क्योंकि पेंडेमिक तो झेल गए, क्योंकि ऑनलाइन था सब कुछ, सब समझ गए। लेकिन उसके बाद उन लोगों को मर्ज कहाँ करें, क्योंकि अगर लोग वापस ऑफिस में आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ऑनलाइन की जगह ऑफिस में आना कंपलसरी है, या फिर अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर रहे हैं, ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन, या कुछ कंपनियां हाइब्रिड मोड भी दे रही हैं। तो जो एक्स्ट्रा उन्होंने हायरिंग करी थी उनका ले ऑफ हो रहा है। जैसे अमेजोन ने देखिए 12,000, अल्फाबेट मतलब अमेजोन, सॉरी माय मिस्टेक, नॉट अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट। सो अल्फाबेट कॉर्पोरेशन और माइक्रोसॉफ्ट इज द ये इसका जो पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है, और इसकी ये सिस्टर कंसर्न मान लीजिए। सो अल्फाबेट में 12,000, माइक्रोसॉफ्ट में 10,000 पीपल ले ऑफ, मेटा में 11,000 और अमेजोन में 18,000। ठीक है, परसेंट ऑफ टोटल वर्कफोर्स में 6, 5, और मेटा में सबसे ज्यादा हुआ 13%, अमेजोन में 6%। सो ये जो कहानी बनी है, इस पे आप ध्यान दीजिए। आईटी वाले लेवल पे सवाल क्रिएट हो सकता है मेंस में। प्री में तो क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन मेंस में पूछा जा सकता है कि इतने बड़े लेवल पे ले ऑफ जो हुआ है, उसका इफेक्ट हमारी इकोनॉमी पे कैसे पड़ेगा। क्योंकि ध्यान दीजिए, जो हमारे वर्कर्स, जो स्किल वर्कर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो बाहर काम करते हैं, प्रोफेशनल नॉट वर्कर्स, प्रोफेशनल्स, अगर वो जॉब छोड़ देते हैं वहां पे, तो हमारी इकोनॉमी पे भी उसका इम्पैक्ट आएगा। उनको कहाँ मर्ज कर सकते हैं, जॉब हमारे देश में भी नहीं, उनके लेवल पे, साथ ही साथ वो वीजा के लेवल पे वहां कैसे स्टे कर सकते हैं। और रेमिटेंस का बहुत बड़ा पार्ट हमें बाहर से आता है, जिसमें हमारे यही प्रोफेशनल्स होते हैं, तो वो रेमिटेंस भी कम हो जाएगा। उस केस में हमारे फॉरेक्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो काफी सारी चीजें हैं जिससे आप कनेक्ट करके मेंस की तैयारी कर सकते हैं। नाउ इस पिक्चर में जो इंपॉर्टेंट लाइन वो ये है कि ड्यूरिंग द पेंडेमिक एज रिमोट वर्क बिकेम द नॉर्म, पीपल्स प्रेजेंस ऑनलाइन ग्रू एक्सपोनेंशियली। ऑनलाइन लोग काम कर रहे थे पेंडेमिक के टाइम। टेक कंपनीज एनविजनिंग दिस रैपिड ग्रोथ टू बी द न्यू नॉर्मल, और ये जो ग्रोथ थी वो एक न्यू नॉर्मल थी। ठीक है, न्यू नॉर्मल, एंड hired aggressively in this period. A lot of them have now admitted they overhired, which has led to massive layoff across the sector। उसकी वजह से जो ले ऑफ हुआ, जो अब ले ऑफ हो रहा है, निकाल रहे हैं, वो इसका सबसे बड़ा पॉइंट है। इस पे क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट लास्ट आर्टिकल है, आर वेल्दी इंडिविजुअल्स रिपोर्टिंग देयर इनकम एंड एक्यूरेटली फाइलिंग देयर टैक्सेस। ये आर्टिकल कह रहा है कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द रीसेंट ऑक्सफैम रिपोर्ट, द रिचेस्ट 1% इन इंडिया ओन मोर देन 40% ऑफ द कंट्रीज टोटल वेल्थ। ठीक है, ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट है, लास्ट ईयर उसको से पहले भी आई थी ना। वाइल प्रोग्रेसिव, और हमारा जो टैक्स रिजीम है वो क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, मतलब ज्यादा इनकम ज्यादा टैक्स, इज वन ऑफ द वे टू सॉल्व दिस। अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम अमंग द रिच स्टैंड्स एज एन ऑब्स्टिकल। अब वो कह रहे हैं कि इन्होंने, जो मिस्टर राम सिंह, इन्होंने एक नई स्टडी करी, जिसमें से जो जनरल इलेक्शन की फाइलिंग में जो फॉर्म भरे जाते हैं, उसको उन पे स्टडी करके इनकम और वेल्थ रिलेशनशिप को बनाने की जो स्टडी है, उसके आधार पर उन्होंने चेक किया कि एक्चुअली क्या वाकई जितनी वेल्थ होती है लोगों की, उतनी रिपोर्ट होती भी है कि नहीं।
और इस रिसर्च के आधार पर उन्होंने कुछ फाइंडिंग्स हमको बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो हमारे देश में प्रोग्रेसिव टैक्स है वो सबसे बड़ा हर्डल है, जिसकी वजह से लोग अपनी इनकम को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं। दिस अप्रोच वुड इनेबल सम फॉर्म ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन टू द पुअरर सेक्शंस थ्रू स्टेट फंडेड वेलफेयर स्कीम, और जिसकी वजह से जो हमें अल्टीमेटली जो हमारे गरीब लोग हैं जिन पर इसका इम्पैक्ट आता है, उनके जो वेलफेयर स्कीम्स बनती हैं उन पर ऊपर इम्पैक्ट आता है, और इट्स काइंड ऑफ इनेबल सम ऑफ द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पुअरर सेक्शन। एक तरीके का रीडिस्ट्रीब्यूशन है पुअरर सेक्शन का, जो स्टेट फंडेड वेलफेयर स्कीम से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। एंड इन्वेस्टमेंट इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज की टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। और जब आप ध्यान दीजिए, जब आपकी अपनी वेल्थ का परसेंटेज नहीं दोगे, टैक्स नहीं दोगे, वेल्थ डिस्क्लोज नहीं करोगे, तो सरकार आपसे पैसा नहीं ले पाएगी, और उससे नहीं ले पाएगी तो पॉलिसीज क्या बनाएगी और इन लोगों को उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये समझने वाली बात है। However, for this approach to work, reported incomes need to be accurate। वो कह रहे हैं कि जो रिपोर्टेड इनकम है वो एक्यूरेट होगी, तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है। नाउ कुछ चीजें बता रहे हैं कि वो हमारे जो डायरेक्ट टैक्स के नंबर्स तो बढ़ते हैं, लेकिन इससे एक तरीके की इनइक्वालिटी भी बढ़ रही है। कैसे? दिस रिसर्च पेपर बाय राम सिंह मॉडल द रिलेशनशिप बिटवीन वेल्थ एंड रिपोर्टेड इनकम फॉर इंडिविजुअल्स फ्रॉम डिफरेंट इकोनॉमिक स्ट्रेटा। वो कह रहे हैं कि बहुत उन्होंने जो फॉर्म भरे गए इलेक्शन के लिए, उससे डेटा उठाकर एक नई तरह की स्टडी करी है। इसमें वो कह रहे हैं कि जो वेल्थ है और रिपोर्टेड इनकम में एक ऑपोजिट रिलेशनशिप है। अच्छा, कैसे? स्पेसिफिकली द स्टडी फाउंड दैट अ 1% इंक्रीज इन फैमिली वेल्थ इज एसोसिएटेड विद अ डिक्रीज ऑफ मोर देन 0.5% इन द रिपोर्टेड इनकम एज अ रेशियो ऑफ वेल्थ। ध्यान दीजिएगा, इसी पर सवाल बन सकता है मेंस में। प्री के लिए तो इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ वो कह रहे हैं कि जो हमारी अगर 1% किसी परिवार की वेल्थ बढ़ती है, तो उससे 0.5% डिक्रीज होता है रेशियो ऑफ इनकम, जो आय की जो रेशियो है किसी की वेल्थ से, उसमें कमी पड़ती है। तो इनवर्स रिलेशनशिप है, मतलब अगर आप इनकम वेल्थ बढ़ेगी तो इनकम घटेगी, तो उस केस में जो इम्पैक्ट है वो इनइक्वालिटी का ज्यादा बढ़ता है हमारे देश में। तो लोगों को अपनी सही तो वेल्थ रिपोर्ट करनी ही करनी है, बट हमें जो साथ ही साथ जो इसका इम्पैक्ट है आय के घटने का, जिसकी वजह से ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट बनी है कि जो रईस है वो रईस हो रहे हैं, जो गरीब है वो और गरीब हो रहे हैं, कि सारा कॉन्सेंट्रेशन क्या है, एक जगह हो रहा है, और जो पुअरर सेक्शन है उसके पास इनइक्वालिटी, असमानता और अवेलेबिलिटी, कम अवेलेबिलिटी बढ़ती चली जा रही है। द इंडियन टैक्स रिजीम अब क्या है, जैसे कि मैंने कहा कि हमारा जो टैक्स रिजीम है वो प्रोग्रेसिव है, तो उस केस में क्या है कि वो समझने वाली बात है कि इंक्रीज विद रिपोर्टेड इनकम इज एक्चुअली रिग्रेसिव व्हेन इवैल्यूएटेड अगेंस्ट टोटल इनकम ऑफ वेल्थिएस्ट रादर देन द देयर रिपोर्टेड इनकम। जब वो जानते हैं कि हम अगर रिपोर्ट करेंगे तो इनकम टैक्स ज्यादा होगा, पर हो सकता है वो ब्लैक मनी में काउंट होता भी हो, बट लोग इसको जान करके कि अपनी इनकम को डिस्क्लोज नहीं करते हैं। Of course, it is not to suggest that only the wealthy underreport their income। ऐसा नहीं है कि सिर्फ wealthy ही underreport करते हैं। This behavior is seen in every stratum। हर जगह ये चीज आज देखने को मिली इस रिपोर्ट से। For instance, the reports finds that people across wealth groups report a part of taxable labor income as agriculture income। और जो टैक्सेबल लेबर इनकम को लोग एग्रीकल्चर दिखाते हैं, मतलब ये सिर्फ रईस ऑफ जिनके पास ज्यादा पैसा उनमें नहीं है, हर स्टेटम में है। तो ये इंडियन टैक्स रिजीम की वजह से वो उसको हवाला दे रहे हैं कि इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि विदेश जो अगर देखा जाए तो विदेशों में रिग्रेसिव सिस्टम है, वहां पे आपका जो है इनकम के साथ टैक्स नहीं पड़ता, उनका टैक्स सिस्टम बिल्कुल अलग है, जहां पे वो आपको स्कोप देते हैं एंटरटेनमेंट करने का और खूब पैसा अपने मनोरंजन में खर्च करने का। वो सिस्टम यहाँ लाना थोड़ा मुश्किल है। Now, one final implication of this study is regarding the inequality estimation. Most estimates rely on taxable income reported in ITR। वो कह रहे हैं inequality estimation में ये रिपोर्ट से काफी समझ में आया कि किस तरह के लेवल पे लोग कहाँ रिपोर्ट कर रहे हैं, किस स्टेटम से रिपोर्ट कर रहे हैं। And the study concludes by nothing that for India's tax regime to be truly progressive, it needs to be re-engineered so that it can bring into the tax net the enormous amounts of capital income that currently tends to go missing। मतलब जो पैसा मिसिंग है ना सिस्टम में, चैनल में, उसको दोबारा से लाइन में लाने के लिए हमको अपना टैक्स रिजीम को, टैक्सेशन को री इंजीनियर करना चाहिए, ताकि जो लोग छुपा रहे हैं अपनी इनकम को या वेल्थ को या अपने जो एक्स्ट्रा इनकम को, उसको सामने ला सके। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल डिस्कशन। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ यस, गिव मी अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब माय चैनल।